नमस्कार पहलवानों। क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 9 आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का जो ये वीडियो है हमारा ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लास के साथ है, तो हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस हो, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए कि पूरा वीडियो देखने का। तो पूरा जो आपका ये चैप्टर नंबर 9 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत अच्छे से विद कंसेप्ट हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चीज। क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो ये जो चैप्टर है ये आपका यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरऑल अगर आप इसकी यूनिट का वेटेज की बात करोगे तो 10 मार्क्स की ये आपके ओवरऑल यूनिट है। इसका मतलब सिंगल चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ना है और आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इस चैप्टर नंबर 9 की बात करें जो आपके 10 मार्क्स का है ना, 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई अगर आप लोग बात करोगे कि कौन कौन से पॉइंट सीबीएसई के करिकुलम में है, तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ना क्या क्या है, आपके पास अगर ओल्ड बुक है तो आप इन टॉपिक्स को पॉइंट आउट कर सकते हो। केवल आपको यही पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, यहां से आपके एमसीक्यू के चांसेस भी रहते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के चांसेस भी रहते हैं फर्स्ट वाले से, है ना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। ये जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है इसी का मतलब क्या है, मीन। जो मीन था बस उसी को प्रोबेबिलिटी की भाषा में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बोल दिया गया है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कभी बनता है कभी नहीं बनता है, क्योंकि वेरिएंस और मीन जो है ना वो जनरली बाइनोमियल से ज्यादा बनता है। तो चांसेस हमारे पास मीन और वेरिएंस वाले इस वाली कैटेगरी से ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी पढ़ना हमको सभी कैटेगरी को है। नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट आता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यहां से फॉर्मूला डायरेक्ट सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछा हुआ है। एक फॉर्मूला है जो मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बारे में बात करेंगे जब भी इस सेगमेंट को पढ़ेंगे। ये वाले फॉर्मूले के बिहाफ पर सीबीएसई के सैंपल पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो इसका बड़ा क्वेश्चन पेपर में मिलता कम है। तो अगर ओवरऑल इन 5 कैटेगरी की आप लोग बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो ये दोनों है, ठीक है ना। यहां से 3 मार्क्स का और यहां से आपके 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। अगर पेपर डिफिकल्ट बना तो आप ये मान के चलिएगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से बनने के क्वेश्चन 200% चांस है, लेकिन ये इजी होता है क्योंकि यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है ना। ये सबसे टफ पड़ेगा। दिखने में आप लोग जब क्वेश्चंस को ऑपरेट करते हैं तो सबसे इजी लगता है, लेकिन क्वेश्चन जब घूम के आते हैं तो बाइनोमियल से ही टफ आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में पहला सेगमेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले नंबर पे बात कर रहे हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे समझना, मान लो आप लोगों के पास में एक कॉइन है, आपने किसी सिंगल कॉइन को टॉस किया, सिंगल नहीं, सिंगल में समझ नहीं आएगा, मान लो आपके पास 2 कॉइन है ना, आपने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया। अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे कि सर जैसा आप लोग 10th में सीख के आए होंगे कि अगर हम लोग 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते ना तो सैंपल स्पेस कैसा बनता है, 2 टाइम हम लोग हेड लिखते हैं, 2 टाइम हम लोग टेल लिखते हैं, फिर अल्टरनेट हेड टेल हम लोग ऐसा लिखा करते हैं, ठीक है। क्लियर है चीज। तो अगर मैं इसको सैंपल स्पेस बनाऊं तो हम लोग 2 कॉइन की बिहाफ में सैंपल स्पेस क्या लिखते हैं, जैसे कि डबल एच था, ये आपके पास हेड हेड, फिर सेकंड कैटेगरी क्या, हेड टेल, फिर क्या, टेल हेड, और फिर ये आपके पास क्या हो गया, टेल और टेल हो गया। क्लियर है चीज, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि यहां पर आपने 2 कॉइन को जब एक साथ टॉस करते हो तो 2 कॉइन को एक साथ टॉस करने पर ये वाला हमारे पास सैंपल स्पेस बना। अब हम सीखना ये चाह रहे थे कि भाई रैंडम वेरिएबल होता क्या है। अब मैं यहां पर आपको ऐसा बोलूं कि मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ हेड्स आने की पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ हेड्स है ना, नंबर ऑफ हेड्स यहां पर मैं बोल देता हूं कि जैसे ना, ठीक है, यहां हमने बात करी कि मुझे हेड चाहिए, जैसे मेरी फेवरेबल आउटकम क्या हो गया कि मुझे हेड चाहिए। तो अब आप यहां पर हेड को डिफाइन कैसे करोगे, आप ऐसा बोल सकते हो कि हो सकता है कि हेड एक भी बार नहीं आए, हो सकता है कि हेड हमारे पास एक भी बार नहीं आए, या हो सकता है कि हमारे पास हेड एक बार आए, और हो सकता है कि दोनों ही कॉइन पर हेड क्या आ जाए, 2 टाइम आ जाए। तो हो क्या रहा था कि आप लोग कर क्या रहे थे, किसी सैंपल स्पेस को किसी पर्टिकुलर बाउंडेशन के अंदर डाल रहे हो और उस बाउंडेशन से न्यूमेरिक डिजिट ला रहे हो। न्यूमेरिक डिजिट के ला रहे हो कि हेड आ भी सकता है, एक भी बार नहीं आया मतलब 0 टाइम, हो सकता है हेड एक बार आ जाए, या हो सकता है कि हेड 2 बार आ जाए। तो आपने क्या रहा, क्या इस सैंपल स्पेस में से कोई एक फेवरेबल कंडीशन निकाली और उस कंडीशन की न्यूमेरिक कंडीशन आप लोगों ने लिख दी। तो ये जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग हेड के लिए, हेड की जितनी भी पॉसिबिलिटी उसके लिए, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। समझ गए क्या। इसको आप लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हो, है ना। अभी हम क्विक रिवीजन में इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा हमारे लिए सफिशिएंट है। क्लियर है चीज। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब जैसे रैंडम वेरिएबल आप लोग समझ गए थे कि किसी चीज के बारे में आप लोग बात कर रहे थे कि हेड हमारे पास एक भी बार नहीं आया, एक बार आया या 2 बार आया, बस जो चीज हम लोग बात कर रहे थे ना उसी स्टेटमेंट के अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे
तो वो जो चीज होगी वो क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने अभी सैंपल स्पेस बनाया था, ये 2 टाइम हेड था, फिर आपके पास हेड टेल था, फिर आपके पास यहां से टेल हेड था, और ये आपके पास क्या था, टेल टेल था, है ना। तो ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस बना था। अब यहां से समझना, मैंने एक रैंडम वेरिएबल लिखा x और यहां लिख रहा हूं मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका px, ठीक है। यहां क्या बोला हमने कि ये जो x है, मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल है, वो हम हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या, नंबर ऑफ हेड्स। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि हेड कितनी बार आ जाए, है ना, हेड कितनी बार आ जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हेड हो सकता है कि एक भी बार नहीं आए, है ना, या हेड हो सकता है एक बार आए, और हेड हो सकता है 2 बार आए। 2 से ज्यादा आ नहीं सकता, क्योंकि आपने जो कॉइन को टॉस किया वो कितना है, 2 कॉइन है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि यार एक भी बार हेड नहीं आया, ऐसी कंडीशन बताओ। तो इन 4 कंडीशन में से एक भी बार हेड नहीं आया, उतनी कंडीशन कौन सी, सिर्फ एक कंडीशन है। तो आप लोग इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख दोगे, 1 आउट ऑफ 4, तो 1/4 हो गया, ठीक है। मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि एक बार हेड आ जाए, तो एक बार हेड आ जाए, ऐसी कंडीशन कितनी, 1 और 1, 2 कंडीशन है आप लोगों के पास में। तो आप क्या बोलोगे, 2 कंडीशन है आउट ऑफ कितना, 4, ठीक है। मैं आपको बोलूं यार 2 टाइम हेड चाहिए मुझे, इसका मतलब 2 टाइम हेड की कंडीशन कितनी मेरे पास, एक कंडीशन है आउट ऑफ कितना, 4। क्लियर चीज। तो अब करा क्या था हम लोगों ने, एक तरह से इस रैंडम वेरिएबल को लिखा था x को, और इस x के लिए पर्टिकुलर सेगमेंट में आपने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दी। बस इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी जो बनाते हैं उसी का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। यहां तक की चीज क्लियर है। अब यहां से हमको सीखने लायक जो बात है जिससे एमसीक्यू हमारे पास बनता है वो क्या, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, 2 कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी में। पहली कंडीशन क्या, कि कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वो हमेशा 0 से लेके कहां तक होती है, 1 तक। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके कहां तक होती है, 1 तक। ना प्रोबेबिलिटी 0 से कभी छोटी हो सकती है और ना प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। और सेकंड और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, कि ऑल आउटकम्स, जितने भी आपके पास में फेवरेबल आउटकम्स है, उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और इस स्टेटमेंट को आप 10th क्लास में ऐसा पढ़ा करते थे, अगर किसी को याद हो तो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नोट, मतलब हेड का आना और हेड नहीं आना, उन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। ऐसा 10th क्लास में स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ठीक है, जिसने पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। अभी इतना सा ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें हमारे इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एमसीक्यू के बिहाफ पर काम आने वाली है। पहली चीज क्या, 0 से 1 तक हमेशा प्रोबेबिलिटी की रेंज रहती है। सेकंड चीज, जितने भी आउटकम्स होंगे इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, उसका सम जो होगा ना वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे ये 1/4 कितना हो रहा है, आधा, और ये 2/4 मतलब आधा, तो हाफ और हाफ सम होके कितना बन रहा है, 1। तो आप चेक भी कर सकते हैं आंसर को, कि अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका 1 नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलत किया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब देखो, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उसी के लिहाज पर क्वेश्चन को ऑपरेट करते हैं, या आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो एक तरह से रेफरेंस बुक हम लोग अभी एमएल अग्रवाल को मान के कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एग्जांपल नंबर 1, स्टेट वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अ रैंडम वेरिएबल टू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी रैंडम वेरिएबल के लिए कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन है। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले को देखता हूं, तो सबसे पहली चीज यहां देखना, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक भी प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं है। पहली कंडीशन यही चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट आप लोग क्या चेक करोगे, कि सभी का सम कितना होना चाहिए, 1। किसका, प्रोबेबिलिटी का, रैंडम वेरिएबल का सम मत चेक कर लेना ना। तो यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी का सम करता हूं 0.4 कितना, 0.8, 0.8 में 0.2 को सम कराऊंगा तो कितना आ रहा, 1। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, बिल्कुल ये कंडीशन आपकी सही है। ये जो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी है ये दोनों आपको सही दे रखे हैं, ठीक है, मतलब ये पॉसिबल इवेंट है ना। सेकंड नंबर की बात करोगे, यहां से 0.2, 0.3, 0.2, 0.2 सभी 1 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन सम करो, 3 to 5 to 7 और 2 9 हो रहा है, सम कितना चाहिए था हमको, 1। ये 0.9 हो रहा है, मतलब ये आपका पॉसिबल आउटकम नहीं है। मतलब ऐसा किसी रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अगली चीज, यहां पर नेगेटिव इवेंट आ गया ना, तो आपको आगे इसको सम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 0 से 1 होना चाहिए, बाकी चीज बात की। तो ये आपका यही खत्म, क्लियर है चीज यहां तक की। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 समझना। क्या बोल रखा है कि रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या आपको x दे रखा है और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। अब यहां से फर्स्ट कंडीशन क्या पूछी आपको, कि डिटरमाइन k, आपको k की वैल्यू चाहिए।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए जो भी उसका पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका सम हमेशा कितना होता है 1। इसका मतलब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करूंगा क्योंकि हम लोग रिवीजन के मोड पर पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा चीज को। यहां से k की वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है मेरे पास, इन सभी का सम हमेशा कितना होगा 1, क्योंकि ये हमारी न्यूमेरिक कंडीशन है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो अगर मैं इसका सम करता हूं तो देखो 0 प्लस के k और 2 के कितना 3k, 5k, 5 और 3 कितना 8k, है ना। यहां से 8k और k कितना 9k। तो आप जब k की वैल्यू निकालने जाओगे तो 9k तो आपके पास ये वाला मिल रहा है, और 7 और 2 9 और 1 10 के स्क्वायर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं वापस, इज इक्वल टू कितना होगा 1। वापस चेक कर लो, 3 के 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 कितना 9, फिर 7 to 9 और 1 10, बिल्कुल 10 के स्क्वायर प्लस का 9 के इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपके पास 1। ठीक है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 10 के स्क्वायर प्लस के 9 के माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना 0। ये मेरे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल करने के लिए एमटीएस, है ना। अगर मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जहां आप लोगों के पास में एमटीएस प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, तो वहां आप लोग जो 10th में फॉर्मूला यूज करते थे क्वाड्रेटिक, उसको भी माइंड में रखिएगा। हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन उल्टा आ गया तो काम आएगा, है ना। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ऑपरेट करने जाऊंगा तो 10 1 जा 10, 10 इंटू -1 कितना बन रहा है -10। -10 के दो टुकड़े करने हैं आप लोगों को, जिससे क्या बन जाए प्लस का 9, तो वही बन रहा है 10 और 1, है ना। तो इसके टुकड़े कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 के स्क्वायर प्लस 9 के। कैसा बन सकता है, आप जब 10 के माइनस के कर दोगे तो 10 के माइनस के से क्या बन रहा है 9 के, और जब मैं 10 के इंटू माइनस के करूंगा तो ये वापस वही -10 के स्क्वायर भी आपके पास बन जाएगा। ठीक है, आगे ये -1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप लोग 10 के को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा k प्लस 1, माइनस कॉमन लोगे तो वापस क्या बन जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 10 के -1 बन रहा है एक तो, और एक k प्लस 1 बन रहा है। तो जब आप इसको सिंपल कराओगे तो एक वैल्यू आपको मिलेगी 10 के -1, यहां पर 1 था ना, तो 10 के -1 को आप लोग जब 0 से कंपेयर कराओगे तो k मिलेगा एक तो 1/10, और एक जब k प्लस 1 को 0 लिखोगे तो k मिलेगा आपका -1। ठीक है, अब आप लोगों के पास में दो वैल्यू है। अब आप ये सोचोगे सर इस वैल्यू को ले या इस वैल्यू को ले, तो छोटी सी चीज को समझना, अगर मैं k इज इक्वल टू -1 लेता हूं तो यहां -1, क्या कभी किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, तो आप इसको नहीं लेंगे। ठीक है, k इज इक्वल टू कितना ले लेंगे हम लोग 1/10, और देखो 1/10 जो है वो वैसे भी 0 से 1 के बीच में लाया कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल हमारा आंसर ये 1/10 हो सकता है। ठीक है, अब आप जब क्वेश्चंस को ऑपरेट करेंगे ना तो यहां पर नई टेबल बनाएंगे, एग्जाम के अंदर नई टेबल बनाओगे, ये x की वैल्यू है ना। अब यहां से px जो है वो आपका नया बन जाएगा, px नया क्या बन रहा है, ये 0 कहां गया, ये k की वैल्यू 1/10 थी, ये आपके पास 1/10, ये कितना हो गया 2/10। अच्छा, इसको ना काटने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। आप जैसे इसको कैंसल आउट करोगे ना, कई कैलकुलेशन में फंस जाओगे, इसलिए याद रखना इन चीजों को काटना नहीं है, सिंपल सभी का डिनोमिनेटर ट्राई करना कि हमेशा सेम रहे। ठीक है, ये 1/10, ये 2/10 हो गया, ये आपके पास 2/10, ये वापस क्या बन गया 3/10, के स्क्वायर मतलब कितना 1/100। ठीक है, अब अगर सेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है इसको 1/100 लिखा, ये हो जाएगा आपका 2/100, और इसको आप लिखाओगे तो ये हो रहा आपका 7/100, है ना। देखो 7 के स्क्वायर कराओगे ना तो ये हो जाएगा आपका 7/100, तो ये था प्लस का के कितना था 1/10। यहां से आप लोग एलसीएम लोगे तो 100, 100 से 100 कैंसल आउट, ऊपर क्या बच रहा है 7 + 10, 7 + 10 मतलब 17/100, ऐसा कुछ ही आपके पास बन जाएगा ना। चेक कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसल आउट, 7 + 10 बिल्कुल ठीक है, तो 17/100 ये आपके पास बन जाएगा। क्लियर है चीज यहां तक की, ये आपके पास k की वैल्यू होगी, और ये हम लोगों ने बना दिया इसको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला आपको कि हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है x लेस देन 3 था शायद, x लेस देन 3 बिल्कुल ठीक है। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको x लेस देन 3। अब इसका मतलब क्या है, अच्छा एक छोटी सी चीज मैं रिकॉल कर रहा हूं, रैंडम वेरिएबल क्या था, किसी चीज का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पॉसिबिलिटी, उसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हेड के बारे में हमने बात करी थी 2 कॉइन के लिए, तो हेड में क्या था, एक भी बार हेड नहीं आए, एक बार आए और 2 बार आए, तो तीनों कंडीशन थी ना। अब यहां भी सेम चीज, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 मतलब क्या हुआ कि x लेस देन 3 से पहले जितनी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल कंडीशन है उन सभी को आपको लेना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, तो आप जब पिछली टेबल में जाएंगे
तो x लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटे पर रैंडम वेरिएबल कौन कौन से है, ये तीनों कंडीशन है, तो आपको इन तीनों कंडीशन के बारे में बात करनी है ना। तो हम लोग इस x लेस देन 3 को लिखते कैसा है कि p प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 इज इक्वल टू 0 वाली प्रोबेबिलिटी भी, यहां 1 वाली प्रोबेबिलिटी भी, और यहां 2 वाली प्रोबेबिलिटी भी, है ना। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर 0 1 और 2 था, इसीलिए हमने 3 से पहले 0 1 और 2 तीनों को लिया। ठीक है, अब आप लोग इसका सम कराओगे तो देखो 0 पर प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 पर प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और 2 पर प्रोबेबिलिटी कितना है 2/10 है। तो आप लोग जब इसको ऑपरेट कराओगे तो ये 0, ये आपके पास 1/10 और ये आपके पास कितना था 2/10। तो जब आप इसका सम कराने जाओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहां से ये x लेस देन 3 इज इक्वल टू 10 सेम है, तो ये 2 और 1 कितना 3/10, ये आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो बहुत इजी चीजें हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको समझना होता है, चीजें आसानी से ऑपरेट हो जाती है। अब देखो x ग्रेटर देन 6, इसका मतलब क्या है 6 से बड़ा, 6 से बड़ा रैंडम वेरिएबल कौन सा है, केवल एक ही कंडीशन है ना। तो आप यहां पर एक ही कंडीशन मतलब आंसर क्या लिखोगे डायरेक्टली 17/100। ठीक है, क्लियर है चीज, है ना। नेक्स्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी, 0 से तो बड़ा होना चाहिए x, लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा में कौन सी कंडीशन मिल रही है, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो सिर्फ ये दोनों कंडीशन मिल रही है। तो आप सिर्फ इन दोनों का सम करेंगे तो आपको ये वाला फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। क्लियर है चीज यहां तक की। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो एग्जाम में अगर एमसीक्यू के बिहाफ पर आया ना, तब तो आपको क्वेश्चन ये वाला मिल जाएगा, सिंपल, सिर्फ के की वैल्यू पूछी या एक कंडीशन दे दी, है ना। लेकिन अगर मैं इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बनाना चाहूं तो कभी भी आपको ये टेबल बनी हुई नहीं आएगी, तो फिर आपको इस कैटेगरी का क्वेश्चन मिलेगा जो ये वाली कैटेगरी है ना। यहां आपको पहले टेबल भी कंस्ट्रक्ट करनी है और उसके बाद इस क्वेश्चन को ऑपरेट करना है। ठीक है ना। तो अब जैसे यहां क्या लिखा है समझना, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ऑन ए संडे, मतलब एक इंसान है कोई संडे के दिन कितने घंटे पढ़ सकता है, उसके बारे में कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे थे, हम ऐसे एक टेबल बनाते हैं, है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था, और एक जगह आप लोग x लिखते हो। ठीक है, ये x किसको डिनोट कर रहा होगा, तो आप ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स, है ना। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी, तो समझना चीज को कि ये x क्या क्या है। x आपका 0 हो सकता है कि आप एक भी घंटे नहीं पढ़ो, x आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो 4 कंडीशन है, तो पहले चारों रैंडम वेरिएबल को लिख दो, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और एक कितना हो सकता है 4 हो सकता है। यहां तक की चीज क्लियर है ना। अब आगे देखना, x अगर 0 है मतलब जब आपके पढ़ने के चांसेस 0 घंटे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको 0.1। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहां पढ़ो लिखा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मतलब इस पर्टिकुलर x के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है वो गिवन दे रखा है इसके सामने। तो x इज इक्वल टू 0 पर कितना है 0.1, तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 0 पर कितना है 0.1। ठीक है, अगली चीज क्या, जब x अगर 1 है, x अगर 1 है तो यहां पर पुट करो, ये क्या लिखा है kx, है ना। हमको ध्यान रखना k की वैल्यू पुट नहीं करनी है, हम यहां पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहां क्या लिखा है x, मतलब हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैं x इज इक्वल टू 1 यहां पुट करता हूं, तो 1 इंटू k, 1 इंटू k कितना बन जाएगा k। क्लियर चीज है ना। फिर क्या है 2, तो अगर मैं यहां 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा x की जगह 2, तो 2 इंटू के, मतलब 2 पर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2k। ऐसे ही 3 रखते हो तो समझना 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना 2, और 2 इंटू के ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 2k, है ना। और x इज इक्वल टू 4 के लिए यहां रखते हो तो 5 माइनस 4 कितना 1, 1 इंटू के कितना बन जाएगा k। और उसके बाद क्या बोला कि अदरवाइज, और x की कुछ भी वैल्यू। अब ये अदरवाइज वाली कंडीशन क्यों डाल रखी है, क्योंकि दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर, यहां कंडीशन केवल 4 घंटे के लिए दे रखी है ना। इसीलिए इसने क्या बोला 4 घंटे से ज्यादा पढ़ने पे प्रोबेबिलिटी कितनी 0, मतलब आप 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन संडे के दिन, है ना। तो इसके आगे प्रोबेबिलिटी 0 है तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक की कंडीशन हो गई। अब शायद इस क्वेश्चन के अंदर मिसिंग वैल्यू थी नहीं, इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है बस केवल k की वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन k की वैल्यू, और कुछ पूछा या एटलीस्ट 2 आवर। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत है समझना। अब क्या बोला एक कि एटलीस्ट 2 आवर्स, है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों को समझ लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर क्या पूछा कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अच्छा, k की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं मैंने आप लोगों को बताया, और ये ध्यान रखना एमसीक्यू के अंदर 200% चांस है कि यहां से इस k की वैल्यू वाला सिस्टम कोई पूछ लिया जाए। तो क्या बोला यहां से भाई कि k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू क्या
इन सभी का अगर मैं सम करता हूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए 1। तो 2 2 4 और 1 5 5 और 1 कितना हो गया 6k। तो आप बोलोगे यहां से 6k प्लस का 0.1 है ना, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 1। क्लियर है चीज यहां तक की है ना। अब यहां से आप क्या बोलोगे कि सर 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 कराओगे तो 0.9। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9 बाय 6। यहां से पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 0। 3 से कट रहा है ये 3 बार 3 टाइम और ये 20 टाइम है ना। तो यहां से आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी भैया 3/20। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। क्लियर है चीज यहां तक की है ना। अब देखो इस वर्ड को बहुत ढंग से सुनने की कोशिश करना। क्या लिखा है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। और एक वर्ड आता है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है मैक्सिमम। यहां इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं, क्या लिखा है एटलीस्ट 2 आवर। एटलीस्ट 2 आवर मतलब मिनिमम 2 घंटे पढ़ना। मिनिमम 2 घंटे मतलब 2 को भी इंक्लूड करना है ना, 2 आवर को भी इंक्लूड करना है। तो मिनिमम 2 घंटे पढ़ना मतलब क्या हुआ, आप 2 आवर भी पढ़ सकते हैं, आप 3 आवर भी पढ़ सकते हैं और आप 4 आवर भी पढ़ सकते हैं ना। इसका मतलब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को ऑपरेट करने जाऊंगा तो ये जो थ्योरेटिकली लिखा है ना एटलीस्ट 2 आवर है ना, इस एटलीस्ट 2 आवर को आप मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं पी एक्स इज ग्रेटर देन 2। हम किसके लिए बात कर रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा है ना, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल क्या क्या हो सकता है p2 प्लस p3 प्लस p4। बस आपको सीधा सीधा यहां से k की वैल्यू को सम करना। तो 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5k। 5k 5k मतलब क्या, यहां से k की वैल्यू को आप लोग पुट कर देना। तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 3/20। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 3/4। क्लियर है चीज यहां तक की ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने सिंपल बात करी थी। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो इसमें भी टेबल बनानी है। ये जो टेबल बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं यही क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में बनने के चांसेस देते हैं, बाकी सिंपल टेबल वाले सिर्फ एमसीक्यू में। क्या लिखा है कि लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल व्हिच एज्यूम्स वैल्यूज x1 x2 x3 x4 सच दैट कंडीशन आपको गिवन है और आपको बोला है कि सबसे पहले आपको इसका केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो देखो एक छोटी सी चीज समझना। ये बोल रखा है कि रैंडम वेरिएबल एक बार x1 है, एक बार कितना है x2 है, एक बार x3 है और एक बार कितना है x4 है। हम लोग जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर सबसे पहली चीज ऐसा टेबल बनाना है, इसमें एक तरफ x लिखते हैं एक तरफ क्या लिखते हैं px लिखते हैं, ठीक है। अब आप दोनों को संभालने की कोशिश करो कि यार x लाना है। x कहां से लाना दे रखा है x1 x2 x3 और x4। तो आपने यहां से क्या लिख दिया x1, ये आपका x2, ये आपके पास x3 और ये क्या हो गया x4 है ना, ठीक है। अब जैसे ये पहले था ना ऐसा लास्ट पिछले क्वेश्चन में ये था x0 1 2 3 4 है, ऐसे ही यहां 0 1 2 3 4 की जगह x आपको क्या दे रखा है x1 x2 x3 और x4, ठीक है। क्या बोला कि ये चारों ही कंडीशन आपस में क्या फंसी हुई। ध्यान रखना मैथमेटिकली, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मैंने ऐसा लिखा 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c है ना, ये तीन वैल्यू आपस में फंसी हुई, ठीक है। तो जब भी कोई 3 और मोर वैल्यूज आपस में एक दूसरे के अंदर फंसी हुई होती है तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट बनाते कैसे हैं, तो इसको किसी भी एक कांस्टेंट की इक्वल मान लेते हैं। इसको किसी भी एक कांस्टेंट की इक्वल मान लेते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, हम इसको इसके भी इक्वल रख देते हैं, इसको इसके भी इक्वल और इसको इसके भी इक्वल। उससे क्या मिलेगा हमको, ये ए बी और सी और ए बी और सी की इंडिपेंडेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो 2a k के इक्वल है तो हम लोग यहां से a की वैल्यू को क्या लिख देते हैं k/2 है ना। ऐसे ही 3b k के इक्वल है तो b की वैल्यू को क्या लिख दोगे k/3। ऐसे ही 4c k के इक्वल है तो c की वैल्यू को क्या लिख दोगे k/4 है ना। तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब भी कोई 3-4 वैल्यू आपस में फंसी हुई थी एक दूसरे के अंदर इक्वल में, तो आप लोग उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करते हो k के इक्वल मानते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से, इसको मैं किसके इक्वल मान लूंगा k के। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ p थ्राइस ऑफ p p 5p, ये किसके इक्वल है k के। तो अगर मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं x इज इक्वल टू x1 की, तो ये 2 आपका इधर डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको px क्या मिल जाएगी k/2 है ना। ऐसे ही ये 3p जो था ना x इज इक्वल टू x2 के लिए, वो आपका k के बराबर है। तो यहां से 3 को आप लोग इधर ट्रांसफर करोगे तो ये क्या मिल जाएगा k/3, ठीक है। यहां से x इज इक्वल टू x3। अब देखो p के साथ कुछ नहीं, मतलब न्यूमेरिक डिजिट आप क्या मान सकते हो 1 है ना, तो 1 एक तरह से इधर ट्रांसफर होगा तो k/1, ये k/1 है ना। ऐसे ही 5p था तो 5 वापस आपका इधर ट्रांसफर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा k/5। क्लियर है चीज। अब इसके आगे आप लोग क्वेश्चंस को इजीली ऑपरेट कर सकते हो। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल बताना था, k में नहीं बताना है ना।
इसका मतलब यहां से k की वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। अब k की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे कैसे? आपको करना है ट्राई, आप इन चारों का सम करोगे तो चारों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 1 के, ठीक है ना। तो बस इसको सिंपल करने की कोशिश करोगे, k/2 प्लस k/3 प्लस k/5 इज इक्वल टू 1। सिंपल कराएंगे हम लोग, यहां से k की वैल्यू मिलेगी और जो k की वैल्यू मिलेगी उसको सीधा सीधा यहां पर पुट कर देना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, समझना चीज को ढंग से। क्या बोला कि द रैंडम वेरिएबल x can take only the value 0 1 2 3 given that px is equal to 0 x is equal to 1 is equal to p। अब यहां कंडीशन समझना, रैंडम वेरिएबल क्या है? 0 है, एक 1 है ना। तो जब 0 और 1 है दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी आपको कितनी गिवन है? p, ठीक है। और जब x 2 और 3 है, जब रैंडम वेरिएबल 2 और 3 है ना, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या है नहीं पता, बस ये पता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि सबसे पहले आप लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जुगाड़ करो। अब इस टेबल का जुगाड़ करने के लिए पहले x की व्यवस्था और उसके बाद किसकी व्यवस्था करनी है? px की, ठीक है। तो अगर मैं यहां से x का अरेंजमेंट करना चाहूं तो आपको पता चल गया होगा 0 1 2 और कितना है? 3। देखो इसमें यहां पर हमको एक कंडीशन रखना है, इसकी मैं टेबल ऐसा बना रहा हूं क्योंकि हमको pi xi ऐसा भी कुछ चाहिएगा। तो इसकी टेबल को हम लोग एक बार वर्टिकली बना लेते हैं। क्यों बनाया इसका जवाब मैं आपको थोड़ी सी देर में दे दूंगा ना। तो यहां से आप लोगों ने जैसे ये टेबल बनाई, यहां लिखा आपने x और यहां क्या लिख दिया आप लोगों ने? px, ठीक है। क्या दे रखा आपको? 0 1 2 और 3। तो यहां लिख दिया 0, ये 1, ये आपके पास 2 और ये कितना हो गया आप लोगों के पास में? 3, ठीक है। समझना चीज को कि 0 और 1 दोनों ही केस में प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? p के। इसका मतलब 0 के केस में भी प्रोबेबिलिटी p है और यहां से आप बोलोगे कि 1 के केस में भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? p है। क्लियर चीज यहां तक की। अब आगे क्या बोला समझना कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या है? बराबर है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि जब भी कोई दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें आपस में इक्वल केस में होती है तो उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मानना पड़ता है। अब यहां p तो पहले दे रखा है तो आप कोई अदर वेरिएबल मानोगे, तो मैंने मान लिया कि सपोज ये किसके इक्वल है? k के इक्वल है। तो जब x इज इक्वल टू 2 आपका k के इक्वल है, यहां कुछ नहीं था तो 1 है ना। अभी क्वेश्चन कर क्या है? 1 को इधर ट्रांसफर कराओगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? k/1 मतलब कितना? सिंपल k। ऐसे ही यहां 1 को ट्रांसफर करोगे तो 3 पर भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? k। क्लियर है चीज यहां तक की। अब देखो आगे कंडीशन क्या बोले कि फाइंड वैल्यू किसकी करनी है? p की, ठीक है। और एक कंडीशन देखिए कि सिग्मा है ना, ये जो सिंबल है वो थोड़ा सा यहां सही नहीं लगा, ये ऐसा है आपका सिग्मा pi और xi का होल स्क्वायर है ना, सॉरी pi xi का स्क्वायर, और ये लिखा है सिग्मा आपका pi xi। मतलब दो चीजें आपको यहां टेबल में बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग 10th पढ़ के आए हैं, जब भी सिग्मा लग रहा है इसका मतलब क्या है? सबमिशन करना है ना, पूरे स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ता है। तो यहां हम लोग एक कॉलम ये बना रहे हैं pi xi का स्क्वायर वाला और एक कॉलम बना लेते हैं यहां से pi और xi है ना। ये क्या है इसको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, अगर आगे की बात करें तो ये जो pi xi है ना, ये आगे जाके ex बन जाता है ना, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, और ये जो pi xi स्क्वायर है ये आपका ex स्क्वायर बन जाता है आगे जाके, है ना। काम आएगी चीज, यहीं पर ध्यान रखोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहां से आपके पास ये जो p और k है ना, आप सबसे पहले इन सभी को सेम वेरिएबल में लाने की कोशिश करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो यहां हमको सिंगल इक्वेशन है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन एक दे रखी है और हमको यहां वेरिएबल कितने? दो। तो हम इस क्वेश्चन को ऑपरेट कब कर पाएंगे? जब ये सिंगल वेरिएबल में हो। तो पहले मैं इसको सिंगल वेरिएबल में बना रहा हूं। सिंगल वेरिएबल में कौन से वेरिएबल बनाऊंगा? p में या k में? जो वैल्यू पूछी है, वैल्यू किसकी पूछी? p की। इसका मतलब मैं इन सभी को कन्वर्ट किस में कर दूंगा? p में। अब आप बोलोगे सर कन्वर्ट कैसे करें? तो दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि px का मतलब क्या है? इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम है। तो अगर मैं इनका सम करता हूं तो p और p कितना? ट्वाइस ऑफ p प्लस k और k कितना? ट्वाइस ऑफ k, और इन सभी को मिलाते हैं तो 1 बनता है। ऐसा हम लोग समझ के आ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना होता है? 1। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो मैं यहां से अगर 2 को पहले कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच रहा है अंदर? p प्लस k इज इक्वल टू 1। तो यहां से p प्लस k की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। ठीक है। अब समझना, मुझे k को हटाना है। k को क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी पूछी है? p की। इसका मतलब मैं यहां से k की वैल्यू को अगर पुट करता हूं तो k की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? हाफ माइनस का p। ठीक है। तो अब आप चीज को ध्यान से समझना, यहां जो k था
उसको मैं क्या लिख दूंगा यहां से हाफ माइनस के पी। क्लियर है चीज, है ना। ऐसे ही जो यहां पर भी के था, सपोज यहां 2 के होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो यहां पर भी जो के था उसको हम लोग क्या लिख देंगे यहां से हाफ माइनस का पी। क्लियर है चीज यहां तक की, ये हाफ माइनस पी। ठीक है, अब देखो P की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी कि सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, मतलब पहले पी आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिएगा, है ना, पहले पी आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिएगा, उसके बाद उसको आप लोग क्या कराओगे, सम कराओगे, है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन पहले पी आई एक्स आई चाहिए। अब पी आई एक्स आई का मतलब क्या, कि जब x 0 था उस टाइम, है ना, ये पी आई एक्स आई, देखो पी आई यहां से क्या प्रोबेबिलिटी आपकी ये रही, और एक्स आई का स्क्वायर मतलब एक्स ये रहा, ये जो 0 1 2 3 है ना, ये किसको शो कर रहा है, एक्स आई को, मतलब ये एक तरह से x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये क्या है x4 है। तो जब अलग अलग वैल्यूज को हम लोग सिंगल कांस्टेंट में शो करते हैं तो यहां क्या लिख देते हैं xi। ठीक है, ऐसे ही ये जो प्रोबेबिलिटी थी ना, तो ये आपका pi था एक तरह से, ये p1 p2 p3 p4 ऐसा है। ठीक है, तो जब मुझे pi xi का स्क्वायर चाहिए, मतलब समझना पहले xi का स्क्वायर कर दूं, xi का स्क्वायर कितना है 0, 0 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना मिलेगा 0, उस 0 को मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना है pi से, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी से, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू पी करूंगा तो मुझे यहां से क्या मिलेगा 0। क्लियर है चीज, है ना। ऐसे ही यहां से देखना वापस xi का स्क्वायर पहले करो, xi मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू पी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा वापस यहां से p। ठीक है, आगे क्या 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहां से मैं देखना वैल्यू को 2 का स्क्वायर 4, 4 को अगर मैं पहले हाफ से भी करूंगा और 4 को 4 पी से भी करूंगा, पी से भी करूंगा, तो 4 को मैं हाफ से करूंगा तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, इसको अपन एक बार रफ कर देते हैं। ठीक है, ये 4 आपका हाफ से मल्टीप्लाई तो 2, माइनस 4 आपका पी से मल्टीप्लाई तो ये क्या मिल जाएगा 2 माइनस के 4 पी। ठीक है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, 9 को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा आपका 9/2 माइनस के 9 पी। क्लियर है चीज यहां तक की। ठीक है, अगला कॉलम क्या कि पी आई एक्स आई चाहिए, मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई, है ना, पी आई एक्स आई, तो 0 इंटू पी करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0, 1 इंटू पी करोगे तो कितना आ जाएगा पी, और 2 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो वहां तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस का 2p बच जाएगा। ठीक है, और 3 आपका हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, और 3 वापस p से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के क्या बन जाएगा 3p। क्लियर है चीज यहां तक की, है ना। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है ना उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या बोला, सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर, मतलब मुझे इन सभी का सम करना है ना। अब देखो इन सभी का अगर हम लोग सम करना चाहते हैं तो हम लोग इसका सम कैसे करेंगे, पहले वेरिएबल को जोड़ लेते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग कांस्टेंट को जोड़ लेंगे। तो अगर मैं वेरिएबल को जोड़ता हूं तो समझना -9p और -4p कितना हुआ, माइनस के 13p, माइनस के 13p में मैं प्लस का p जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस के 12p। ये मिल रहा है, क्लियर है चीज, है ना। वापस ये माइनस के 9p -4p, 9 4 13, माइनस के 13 में प्लस का p ऐड करोगे तो कितना माइनस के 12p। ठीक है, उसके बाद ये 9/2 में आपको क्या जोड़ना था प्लस का 2, तो अगर थोड़ा सा आप लोग फास्ट हो तो 9/2 में 2 को ऐड कराओगे तो 2 2 जा 4, 4 और 9 कितना बन रहा है 13/2, है ना। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सर दिक्कत है तो कोई इश्यू नहीं, आप एक स्टेप लिख सकते हैं, ये 2 प्लस कितना आपका 9/2। क्लियर है चीज, ठीक है, तब हो गया। जीरो को ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये गिवन स्टेटमेंट यहां लिखोगे, उसके बाद आप लोग इसकी वैल्यू को पुट कराओगे। तो ये किसके इक्वल दे रखा आपको ट्वाइस ऑफ, इसका मतलब 2 तो आपको पूरा बाहर ले लेना है। ठीक है, अब पी आई एक्स आई मतलब इनको जोड़ोगे तो इनको जोड़ने का भी सेम सीनेरियो, -3p और -2p कितना माइनस के 5p, माइनस के 5p में प्लस का p ऐड कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5p में प्लस का p ऐड कराओगे तो माइनस के 4p, यही बन रहा। ठीक है, 3/2 मतलब डेढ़ में एक जोड़ोगे, हाँ 3/2 मतलब 1.5, थोड़ी सी मैथमेटिक्स को फास्ट बनाओ तो 3/2 1.5, 1.5 में 1 जोड़ोगे तो 2.5, 2.5, 2.5 मतलब कितना हुआ 5/2। क्लियर है चीज यहां तक की, ठीक है। अब देखो इसको आप लोग सिंपल करोगे, इसको सिंपल कराओगे तो यहां से ये क्या बन रहा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 2 4, 4 मतलब ये जो था पूरा ये कितना बना आपके पास 13/2, है ना। आप एलसीएम लोगे यहां से तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो 2 है ये आपका माइनस के 12 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 24p। क्लियर है चीज, प्लस 2 से 2 आपका कैंसल आउट, क्या बच गया ऊपर सिर्फ 13, है ना। ऐसे ही यहां पर ये 2 आपका एज इट इज, यहां से एलसीएम लोगे तो 2। ठीक है, ये 2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई तो माइनस के 8p
प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बन रहा है 5। ठीक है, ये 2 से 2 आप लोगों ने इसमें काट दिया। ठीक है, अब यहां से देखो इसको सिंपल करना है, मैं यहीं पर क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं। चलो ठीक है, क्या बन रहा है यहां से देखो, अगर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा आपका, ये पहले -24p प्लस का 13, तो ऐसा कैसा, ये -24p प्लस का 13 ऐसा कैसा, ये 2 आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 16p, है ना, माइनस के 16p प्लस का कितना 5 2 जा 10। ठीक है, आप इसको इधर ट्रांसफर कराओगे या इसको इधर, एक ही बात है। तो जैसे मान लो मैंने इसको इधर किया तो ये बन जाएगा आपका 8p, है ना, और ये आपका इधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3। तो फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी p की वो क्या आ जाएगी आपके पास 3/8 3/8 है ना। ठीक है, तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों के पास में 3/8। कोई दिक्कत इसमें? तो इजीएस्ट चीज थी, सिर्फ आप लोगों को गिवन स्टेटमेंट को फॉलो करना होता है। अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को केवल पढ़ने का सिस्टमेटिक प्रोसेस लाओगे कि जैसे रैंडम वेरिएबल संभाला, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर जो गिवन स्टेटमेंट था उसको फॉलो करा, ऑटोमेटिक आपके पास रास्ते इसके खुलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली चीज देखो, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना थ्योरेटिकली, ये बहुत हमको डिस्टर्ब करते हैं ना। यहां हमको इन क्वेश्चंस का पढ़ने का क्राइटेरिया बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही आपके पास में ये वाला वर्ड आ जाए ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब दिमाग में ये चीज बिठा लेना कि मुझे इसके रैंडम वेरिएबल की भी व्यवस्था करनी और उस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी की भी व्यवस्था करनी, है ना। तो जब क्वेश्चन को रीड आउट करोगे तो दिमाग में फ्रेमिंग क्लियर होनी चाहिए कि जैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है इसका मतलब कैपिटल एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए, है ना। आगे क्या बोला, नंबर ऑफ हेड्स, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, हेड आने के बारे में। इसका मतलब जो कैपिटल एक्स है वो किसके लिए संभालना है, हेड आने के लिए संभालना है। ठीक है, टॉस किसको कर रहे हैं हम लोग, 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, मतलब हम लोगों ने कितने कॉइन को टॉस किया, एक साथ 3 कॉइन को टॉस किया, है ना। ठीक है, अच्छा इस वर्ड को याद रखना साइमल्टेनियसली। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये आगे जब बाइनोमियल पढ़ेंगे ना तब मैं इस वर्ड में, मतलब बाइनोमियल पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को इसमें और उसमें डिफरेंस बताऊंगा कि बाइनोमियल क्वेश्चन और 9.1 के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। यहां एक वर्ड पे मैं स्टार लगा रहा हूं, बस अभी इतना सा ध्यान रखना साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को ऑपरेट करने जा रहा हूं, ध्यान देना चीज पे। जैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है इसका मतलब दिमाग में क्या आएगा कि सर हमको कैपिटल एक्स भी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स भी चाहिए। तो आप लोगों ने एक तरह से साइड में एक टेबल बना दी कि हमको यहां पर 2 चीजों की व्यवस्था करनी है, एक एक्स चाहिए, एक हमको क्या चाहिए पी एक्स। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। ठीक है, अब 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, इसका मतलब जब आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया होगा तो पहले आप लोगों को यहां पर सैंपल स्पेस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे कॉइन का क्वेश्चन हो गया, चाहे डाइस का क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना होता है, सैंपल स्पेस का अरेंजमेंट यहां से करना पड़ता है ना। तो समझना चीज को ढंग से। अगर मैं इसको यहां से सिंपल कराता हूं तो क्या बोल रहा है कि 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, तो यहां से सैंपल स्पेस। देखो आप लोगों को डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, 2 कॉइन की कैटेगरी में मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल लिखते हैं, फिर हम लोग अल्टरनेट लिखते हैं ना। ऐसे ही 3 टॉसेस ऑफ कॉइन में हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम हेड। ठीक है, 4 टाइम हेड और 4 टाइम क्या लिखते हैं, टेल लिखते हैं, फिर 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल लिखते हैं, वापस 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल लिखते हैं, और फिर आप लोग क्या करते हो, अल्टरनेट लिखते हो, ये हेड टेल और ये हेड टेल। क्लियर है चीज यहां तक की, है ना। तो याद रखना 3 कॉइन को जब भी हम टॉस करते हैं उसका सैंपल स्पेस बनाना चाहते हैं तो 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, और इसी सैंपल स्पेस को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, नया नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां से समझना है कि नंबर ऑफ हेड, तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम से शुरुआत करते हैं, रैंडम वेरिएबल बनाते हैं, तो मिनिमम यहां पर 0 हेड हो सकता है, फिर 1 हेड हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, और फिर कितना हो सकता है 3 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ओवरऑल कॉइन कितने हैं 3। तो आप यहां से पहले x की वैल्यू को लिख देंगे 0 1, फिर लिख देंगे 2, और फिर क्या लिख देंगे 3। तो ये आप लोगों ने यहां से लिख दिया 0 1 2 और 3। ठीक है, अब देखो आपको वैल्यू संभालनी है प्रोबेबिलिटी क्या, जब एक भी हेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो जब एक भी हेड नहीं आए, देखो एक कंडीशन ये रही जिसमें एक भी हेड नहीं आ रहा, उसके अलावा कहीं ना कहीं यहां पर भी हेड है, यहां पर भी है, यहां भी, यहां भी, सब में आपको हेड मिल रहा है। तो जब एक भी हेड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास 1 आउट ऑफ कितना 8 सिचुएशंस, है ना। यहां कितनी सिचुएशन है, टोटल 8 सिचुएशन है। तो उस 8 सिचुएशन में से हमको एक बार ऐसा मिल सकता है जब एक भी हेड ना आए। फिर क्या बोला कि एक बार हेड आए, एक बार हेड आ जाए, इसका मतलब क्या है, एक बार हेड आने की सिचुएशन देखो 1 हेड कहां आ सकता है, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, या आपके पास
3 कंडीशंस है ना। तो ये 1, 2 और 3 कंडीशन में ऐसा है जहां पर आपके पास 1 टाइम हेड आ रहा है, तो आप लोग यहां क्या लिख देंगे 3/8, ठीक है। फिर क्या बोला 2 टाइम हेड, 2 टाइम हेड देखो कहां कहां आ रहा है, एक सिचुएशन, ये 2 सिचुएशन और ये आपके पास 3 सिचुएशंस है ना। तो ये आपको मिल गया यहां पर 3/8, ठीक है। अब क्या बोला तीनों हेड आ जाए, तीनों हेड आ जाए उसकी सिंगल सिचुएशन आपके पास, तो ये कितना 1/8। जब भी आप किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हो तो वहां चेक करना पहले कि उन सभी का सम 1 है क्या, तो ही क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ना, बाकी आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ोगे ना। तो मैं इसका सम करता हूं 3, 3, 6 और 1 7 और 1 कितना 8, 8/8 कितना हो रहा है 1। इसका मतलब हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम करेक्ट बनाया, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको शायद पूछा भी यही था, ठीक है, खत्म कहानी बस। अच्छा यही पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, बिल्कुल। तो आपको बस इसमें यहीं तक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मोड पे कर देना, पहले सैंपल स्पेस बनाना है, फिर पर्टिकुलर की जो प्रोबेबिलिटी हमने डायरेक्ट लिखी है वो आपको एक एक को यहां पर सिंपल करके इसको दिखाना पड़ेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि अ पर्सन प्लेज ए गेम, एक पर्सन जो है वो कोई गेम खेल रहा है, ठीक है। और गेम जो है वो क्या है, कोइन थ्राइस, किसी कोइन को 3 बार फेंकने का गेम है, मतलब हाईएस्ट हम किसी कोइन को कितनी बार फेंकेंगे 3 बार, ठीक है। फिर क्या बोला कि फॉर ईच हेड ही गेट्स ₹2, हेड आने पर वो कितने रुपए मिलते हैं उसको 2 रुपए, है ना। जिसने गेम ऑर्गेनाइज किया था उसकी तरफ से हेड आने पर कितने रुपए मिल रहे हैं 2 रुपए। इसका मतलब मैं एक छोटी सी कंडीशन इसको साथ साथ लिख के चल रहा हूं कि हेड आने पर कितना मिलता है +2, ठीक है। फिर क्या बोला एंड फॉर ईच टेल, हर टेल आने पर ही हैज टू गिव ₹1.5, मतलब अगर टेल आ गया तो वो गेम हार रहा है, मतलब सामने वाले को पैसा दे रहा है। तो आप ऐसा बोलोगे कि सर टेल आने पर सामने वाले को हमको पैसा देना है, मतलब मैं कितना लिख रहा हूं -1.50, ठीक है। क्लियर है चीज यहां तक की। अब आगे क्या बोला कि लेट एक्स डिनोट्स द अमाउंट गेन और लॉस बाय द पर्सन, मतलब जो रैंडम वेरिएबल है एक्स, वो एक्स किसको शो कर रहा है कि हमने कितने रुपए कमाए हैं और कितने रुपए हमसे गए हैं, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना उसको शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप पहले एक्स नहीं बना सकते, पहले आपको उस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस बना के ऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक्स क्या है, नंबर ऑफ कॉइन को डिनोट नहीं कर रहा है कि कॉइन कैसे आ रहा है, हेड आ रहा है कि टेल, एक्स डिनोट कर रहा है पैसे को, अमाउंट को, है ना। फिर क्या बोला कि ठीक है शो दैट एक्स इज रैंडम वेरिएबल, ओके, और फंक्शन जो है उसका सैंपल स्पेस बना के, ठीक है, ये कंडीशन बात की, आपको पहले सैंपल स्पेस बनाना है। अब आप लोगों का सैंपल स्पेस बनाओगे तो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया उसी चीज को लिख रहा हूं कि 3 कॉइन के केस में हम लोग क्या करते थे 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल, फिर क्या करते हैं 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, वापस 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, है ना। फिर क्या अल्टरनेट हेड टेल, ये हेड टेल, ये आपके पास हेड टेल और ये हेड और टेल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहां से कि हमको पैसे के बारे में बात करनी। अच्छा एक छोटा सा डिफरेंस समझना इस क्वेश्चन में और आने वाले क्वेश्चन जो इस कॉइन के बिहाफ पर होते हैं उसमें, इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन को ना, दोनों ही क्वेश्चन को आप लोग देखोगे ना तो इसमें क्या है, एक साथ हमने 3 बार टॉस किया था, एक साथ हमने 3 बार टॉस किया था, मतलब गेम बीच में स्टॉप नहीं हो रहा है, गेम कंटिन्यूस चल रहा है, 3 टाइम हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या था गेम जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है, आपको 3 बार कॉइन को फेंकना ही फेंकना है, ऐसा कंडीशन नहीं बोली कि अगर हमने फर्स्ट कॉइन को फेंका हेड आ गया तो हम रुक गए, वो कंडीशन अलग है, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, है ना। अभी ध्यान रखना इसमें कंडीशन कंबाइंड है, आपको 3 बार कॉइन को टॉस करना ही करना, ये डिफरेंस याद रखना अगले वाले क्वेश्चन में, है ना। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो समझना, मुझे सैंपल स्पेस बनाना है एक्स, ठीक है, हमको यहां से प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, ठीक है, आपको यहां से केवल क्या बनाना है एक्स बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को उठाता हूं तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, हमको यह पता है कि हेड पे जैसे पॉजिटिव कंडीशन थी, तो एक काम करते हैं, चलो लिख लेते हैं यहां से। अगर मैं यहां से फर्स्ट कंडीशन देख रहा हूं जब एक भी बार हेड नहीं आए, है ना, पहले हारने की कंडीशन को देख लेते हैं, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में करके आया था आप लोग की इस टाइप के केस में, जैसे आप चाहे तो इसमें हेड को या टेल किसी भी एक कंडीशन को चूज कर सकते हैं, मैंने हेड को चूज किया कि एक भी बार हेड ना आए, एक बार आए, 2 बार आए और एक किसको, एक क्या है 3 बार हेड आए, तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, जब एक भी बार हेड नहीं आए। तो जब एक भी बार हेड नहीं आए उस कंडीशन में क्या था, यही तो था, तीनों टेल आ सकते थे, है ना, तीनों टेल आ सकते थे। इसका मतलब क्या है, अब यहां प्रोबेबिलिटी वर्ड आप ना लगाए, क्योंकि देखो हमको प्रोबेबिलिटी पूछा नहीं है, हमको यहां पर एक्स पूछा है ना, तो आप यहां एक्स लिख सकते हो, ठीक है। जब तीनों क्या आ जाए टेल, अब तीनों टेल आ जाएंगे तो हम लोग पैसा हार रहे हैं, तो -1.5 -1.5 -1.5 मतलब 3 बार हमको पैसा देना है,
तो एक तरह से हमको माइनस के 4.5 रुपए इसको देने हैं। क्लियर चीज यहां तक की है ना। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई जब जीरो हेड आए, है ना। अगली कंडीशन क्या सुनना, जब क्या हो, एक बार हेड आए। तो एक बार हेड आए ऐसा कब कब हो सकता है, देखो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, कोशिश करते हैं। जब आपके पास एक बार हेड आए, अब एक बार हेड वाली कंडीशन देखो कौन कौन सी हो सकती। एक बार हेड वाली कंडीशन ये वाली है ना, टी टी और एच, फर्स्ट कंडीशन ये वाली। अगली कंडीशन कौन सी देखो, ये वाली भी एक बार वाली कंडीशन है ना, तो ये हो जाएगा आपका टी एच और टी। वापस देखो एक बार वाली कंडीशन ये रही एच टी टी, ये एक्स हो गया आपका एच टी और टी, है ना। और एक को इन वाली कंडीशन और कुछ है कि नहीं है ना, क्योंकि यहां पर आपके पास 1 2 और 3 कंडीशन ही है, क्योंकि पीछे भी प्रोबेबिलिटी 3/8, ठीक है। ओके, तो ये 3 कंडीशन थी। अब देखो तीनों ही कंडीशन में होगा क्या, हेड तो एक बार ही आ रहा है, मतलब आपकी जेब में आए कितने हैं, 2 रुपए, लेकिन गए 2 बार है। देखो तीनों कंडीशन में 2 बार टेल आया और एक बार हेड आया, मतलब 2 रुपए आए हैं और 1.5 3 रुपए गए हैं। तो 2 रुपए आए 3 रुपए गए, तो ओवरऑल नुकसान कितने का, -1 का। तो इस पूरे के लिए मैं यहां पर एक तरह से क्या लिख देता हूं, -1। क्लियर है चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या, जब 2 बार हेड आ जाए, तो 2 बार हेड आ जाए वो वाली कंडीशन संभालो। 2 बार हेड कब कब आ रहा है, तो आप ये देखोगे सर 2 बार हेड कब कब आ रहा है, तो एक कंडीशन ये रही है ना, तो एच एच और टी वाली एक कंडीशन ये रही, ये आपके हो गई x इज इक्वल टू एच टी और एच, और एक और कंडीशन मिलेगी कहीं ना कहीं ये रही टी एच एच, ये हो गया आपका टी एच और एच, ठीक है। तो यहां आपको क्या मिल रहा है, 2 बार हेड वाली कंडीशन, है ना। अब 2 बार हेड मतलब क्या, 202, 4 रुपए तो जेब से आए, 4 रुपए आए जेब में और गए कितने हैं, 1.5। तो आप जब बोलोगे कि 4 रुपए में से 1.5 रुपए चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 2.5 रुपए हमारे पास प्रॉफिट आया, तो ये आपके पास प्लस का 2.5 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है चीज। और लास्ट कंडीशन क्या है, जब तीनों बार हेड आ जाए, अगर तीनों बार हेड आ जाएगा तो क्या, एच एच और एच, तीनों बार हेड मतलब क्या हुआ, 2 2 4 और 2 कितना, 6 रुपए हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहां क्या हो गया, 6 रुपए। क्लियर। अब देखो आप लोगों को यहां पर केवल एक सैंपल स्पेस बना के देना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बन नहीं सकता। और सैंपल स्पेस को हम लोग कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, और हमेशा छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, ये याद रखिएगा ना। तो मैं यहां से अगर इसका फाइनल आंसर बनाता हूं x का सैंपल स्पेस, तो वो x का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू माइनस के 4.5, तो ये माइनस के 4.5, फिर कितना आया, माइनस का 1, ये -1, फिर आपके पास 2.5 और लास्ट अमाउंट कितना था, 6 रुपए, ये आपके पास आंसर। क्लियर चीज है ना। तो सिर्फ क्वेश्चन को आप लोगों को रीड आउट करना आना चाहिए, यहां प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल बनाना था सैंपल स्पेस, आपने इसको सैंपल स्पेस बना के दे दिया कि कितना पैसा कमाया और कितना गया। क्लियर चीज। तो केवल क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझना अगले वाले में। यहां आप कंटिन्यूअस 3 टाइम टॉस कर रहे हो, बीच में आप ब्रेक नहीं कर रहे हो, ये याद रखिएगा ना। जबकि अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ए कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर्स, मतलब हम रास्ते में रोक सकते हैं जब तक कि हमारे पास हेड नहीं आए, जब तक हम उसको टॉस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हेड आ जाएगा तो हम लोग टॉस करना रुक जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है कि ए कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर्स और द टेल अपीयर्स, मतलब या तो हेड आ जाए चारों, या चारों क्या आ जाए, टेल आ जाए, है ना। 4 टाइम्स इन सक्सेशन, चारों कंटिन्यूअस में आ जाए, जब तक हम लोगों को क्या करना है, इसको टॉस करना है। फिर क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टॉसेस, हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ टॉस, टॉस जो करा था हम लोगों ने, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा, ये बताना है, ठीक है। तो समझना चीज को, ये क्या हो गया, चलो कोशिश करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने की। ओके, क्या चक्कर पड़ा भाई इसकी, ठीक है। ओके, समझना चीज को ढंग से। क्या बोला कि एक कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं जब तक कि हेड ना आ जाए, ठीक है। या तो हेड आना चाहिए, है ना, या फिर क्या आना चाहिए, 4 टाइम क्या आना चाहिए, टेल। मतलब समझना, 2 कंडीशन है, हम कॉइन को टॉस करना कब रुकेंगे, 2 कंडीशन है, या तो फर्स्ट टाइम में हेड आ जाए, या कंडीशन क्या है, 4 टाइम आपके पास क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो आपको रुकना है, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो और हमारे पास 4 टाइम्स मतलब 4 बार एक तरह से हमको फाइनल टॉस करना है, तो सुनना मेरी बात को बहुत ढंग से। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं इसका सैंपल स्पेस बनाना, सैंपल स्पेस बना रहा हूं। मान लो मैंने पहले कॉइन को फेंका,
मान लो मैंने पहले कॉइन को फेंका और पहले ही कॉइन में मेरे पास हेड आ गया, पहले ही कॉइन में मेरे पास क्या आ गया, हेड आ गया। अब आपको क्या टॉस करना है, क्या आगे नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि आप कॉइन को टॉस जब तक ही करोगे जब तक या तो क्या आ जाए ए हेड, एक हेड आ जाए, या फिर क्या आ जाए, टेल आ जाए 4 टाइम्स में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, एक हेड आ गया, हम लोग वहां पर रुक गए। क्लियर चीज है ना। अच्छा, एक छोटी सी चीज को समझना, मैं इसका यहां पर एक तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी भी बना के चल रहा हूं, आप बहुत ढंग से सुनना। जब मैं एक कॉइन को टॉस करने जा रहा था, तो मैं जब एक कॉइन को टॉस करने जा रहा था तब मेरे पास दो सिचुएशन थी ना, या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था। तो जब भी ऐसे सक्सेशन वाले केस होते हैं ना, तो वहां इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ली जाती है। तो यहां आप लोग बात क्या कर रहे थे, एक कॉइन को टॉस करने जा रहे थे, तो एक कॉइन को टॉस कर रहे थे तो दो सिचुएशन मिल रही थी, हेड या टेल। उसमें से हेड आ सकता था, इसका मतलब यहां प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही थी आपको, 1/2। समझ गए, खत्म कहानी इसकी, आप जीत गए या गेम खत्म हो गया। ठीक है, अगली सिचुएशन समझना। जब आप अगली सिचुएशन करने जाओगे तो मान लो पहली सिचुएशन में हेड नहीं आया, तभी तो आप आगे जाओगे ना। तो मान लो पहली सिचुएशन में क्या आ गया, टेल आ गया, पहली सिचुएशन में क्या आ गया, टेल आ गया, और अगली सिचुएशन में क्या आ जाता, आप लोगों के पास में हेड आ जाता। क्या आप टॉस करते हैं, क्या आप लोग नहीं करते ना, क्योंकि पहली, अच्छा आप में से किसी के दिमाग में साथ पहली में हेड आया तो पहली में हेड आया, वो तो खत्म हो गया ना प्रोसेस। इसका मतलब अब हमको दूसरी में जाना है, फिर तीसरी में, और फिर किसमें, फोर्थ में, है ना। तो समझना चीज को कि फर्स्ट में टेल था, सेकंड में क्या आ गया, मेरे पास हेड आ गया, है ना। अब यहां आपके पास एक तरह से दो कॉइन हो गए, तो जब मैं दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो कंडीशन कितनी बनती है, 4 कंडीशन बनती है, और उन 4 कंडीशन में टेल और हेड आ जाए। टेल और हेड कितनी बार आ सकते हैं, एक बार आ रहे ना। जैसे आप लोगों को अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप लोग क्या करो, ये दो सिचुएशन है, इस दो सिचुएशन का क्या करो, दो कॉइन का वो बना दो, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। यहां क्या लिखोगे, हेड टेल, या आपका हेड और टेल। ये दो सिचुएशन के केस हो गए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, और फर्स्ट में टेल और सेकंड में हेड कितनी बार आ सकता है, केवल एक बार आ सकता है। ये वाली कंडीशन आएगी तो होगी नहीं, क्योंकि पहले में हेड आएगा हम रुक जाएंगे। दूसरी वाली कंडीशन, पहले में हेड आएगा तो जाना ही नहीं आगे टेल, ये भी नहीं हो सकती, तो कंडीशन केवल एक ही बची, और दोनों में टेल आएगा तो फिर तो फर्दर टॉस होगा। तो केवल कितनी कंडीशन हुई, एक कंडीशन, है ना, आउट ऑफ कितना, 4। क्लियर चीज यहां तक की। अब आगे समझना कि मान लो फर्स्ट में टेल आ गया, फर्स्ट में हेड आ गया था, रुक गए, सेकंड में हेड आया, कंडीशन समझ ली। अब मान लो थर्ड में हेड आ जाए, मान लो क्या हो कि फर्स्ट में भी हेड नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, लेकिन थर्ड में हमारे पास क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है, अब अगर थर्ड में हेड आ गया तो टीटीएच, ये वाली कंडीशन बन रही। अब आप ये सोचो कि 3 कंडीशन के लिए क्या करना आपको, 4 बार हेड 4 बार टेल, है ना। देखो बहुत बेसिक से कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एग्जाम में गलती होने के चांसेस खत्म हो जाए ना। ये हेड टेल, ये आपका हेड टेल, और वापस ये आपका हेड टेल, और वापस क्या, हेड टेल। ठीक है, तो समझना कि तीसरी बार में मान लो हेड आ गया, कितनी बार में, तीसरी बार में मान लो हेड आ गया। अब अगर तीसरी बार में हेड आ रहा है तो टीटीएच कंडीशन ढूंढो। टीटीएच कंडीशन सिर्फ कितनी बार हो सकती, एक बार ही हो सकती, आउट ऑफ कितना, 8 सिचुएशन, है ना। अब याद रखना यहां हम लोग इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल स्टेटमेंट की निकल रही है ना। और वहां क्या था, सक्सेशन में बात करी थी, तीनों साथ में मिक्स में थे, इसीलिए ओवरऑल को साथ लिया था। तो ये टीटीएच वाली सिचुएशन एक बार हो सकती है, कितने में से, 8 में से। समझ पा रहे हो, 1/8। ठीक है, क्लियर कहानी। अब आगे समझना अगली कंडीशन क्या, कि मान लो फर्स्ट में हेड, यहां पर फर्स्ट में हेड आ गया था, यहां सेकंड में हेड आया, यहां थर्ड में हेड आया, यहां थर्ड में हेड आया, तो मान लो ऐसा हो कि फोर्थ वाले में कितना आ जाए, हेड आ जाए। मान लो किसमें आ जाए, फोर्थ वाले में हेड आ जाए। अच्छा, आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि फोर्थ वाले में मान लो हेड नहीं आता और फोर्थ वाले में मान लो टेल आ जाता, फोर्थ वाले में मान लो हेड नहीं आके फोर्थ वाले में क्या आ जाता, टेल आ जाता, तो भी तो हम रुक जाते ना। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला क्या कि या तो एक हेड चाहिए, या हमको क्वेश्चन में कितने चाहिए, 4 टाइम क्या चाहिए, टेल चाहिए। तो दोनों सिचुएशन आ रही ना, कि या तो हेड आ जाता तो भी रुक जाता, और मान लो यहाँ हेड नहीं आके फोर्थ में क्या आ जाता, टेल, तो भी तो हम रुक जाते। और जब 4 कॉइन को टॉस करता है तो हमको याद रखना है 2 की पावर n होता है कॉइन के अंदर। तो एक कॉइन को कर रहे थे तो 2 की पावर 1 2 केस मिलते थे, 2 कॉइन के लिए 2 की पावर 2 4 मिलते थे, 3 कॉइन के लिए 2 की पावर 3 8 मिलते थे, तो 4 कॉइन के लिए 2 की पावर 4 कितने मिलेंगे, 16। उस 16 में से आपके फेवर की चीज कितनी है, 2 टाइम है ना। तो आप क्या बोलोगे, आपके फेवर की चीज कितनी है, 2 टाइम है, आउट ऑफ कितना, 16, है ना। इन दोनों की मिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो यहां तक की चीज क्लियर हो गई। अब यहां से हमको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ना, तो आप यहां से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये x और ये क्या हो जाएगा हमारे पास px। ठीक है, इसको मैं पेन चेंज कर देता हूं,
समझना। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप यहां पर थ्योरेटिकली लिख सकते हो ये दोनों चीजें, अहेड और टेल अपीयर्स 4 टाइम्स। तो ऐसा हम अगर पहले हेड को लेके शो कर रहे हैं तो पहली हेड की कंडीशन एक बार हेड आने की थी, यहां कितनी बार हेड आने की थी, सेकंड टाइम है ना, 2 टाइम, फिर यहां थर्ड टाइम पे, और फिर यहां 4 टाइम पे। इसका टेबल थ्योरेटिकली बना रखी ना 1 2 3 4 में, है ना, ठीक है। और यहां थर्ड टाइम पे, यहां 4 में, लेकिन यहां 4 में 2 कंडीशन होगी, यहां हेड और टेल दोनों हो सकती है, तो आप चाहें तो उसको थ्योरेटिकली नाम लिख देना ना, क्योंकि 2 कंडीशन है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 की हम पहले ही सोल्व कर चुके थे, फिर 1/4, ये आपका अगला 1/8, और इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दी ये भी कितना 1/8 है ना। क्वेश्चन को खत्म करने से पहले चेक करना कि क्या सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 बन रहा है क्या, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। तो चेक करो, ये आपका 1/8 और 1/8 कितना, 2/8, 2/8 मतलब कितना 1/4, 1/4, 1/4, आधा, आधा और आधा कितना बन रहा है 1। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो हमने ऑपरेट किया वो सही है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है चीज। तो ये एक तरह से इस एक्सरसाइज के सभी एग्जांपल्स थे 9.1 के, आप लोग एग्जांपल्स को ट्राई कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज के इसी तरह से कंसेप्ट सीखेंगे और उसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।